देखिए, पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी के मंच से जो मेलोनी के अपमान वाला कांड हुआ था, अब उसके डैमेज कंट्रोल का मामला चल रहा है। और उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए राहुल गांधी के लिए एक नया मंच सजाया गया कि बॉस, उस मंच से जो हुआ सो हुआ, एक नया मंच सजाते हैं। पूरा नैरेटिव, पूरी स्क्रिप्ट चेंज की गई कि ना राहुल जी महिलाओं का अपमान कर सकते हैं, उनके मंच से महिला का अपमान हो सकता है। राहुल जी तो महिलाओं को सम्मान देने वाले लोग हैं। राहुल गांधी की नई इमेज बिल्डिंग का पूरा सेट तैयार किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने फिर कांड कर दिया। एक भूल को सुधारने के चक्कर में और कैसे कांड हो गए। मेलोनी के अपमान वाले कांड को ढकने के लिए राहुल गांधी महिला सम्मान की बात तो कर रहे थे, लेकिन वो सीधे फिर मनुस्मृति की बात करने लगे। इस पर भी राहुल गांधी कैसे फंस गए, आज आपको दिखाऊंगा। इधर कांग्रेस राहुल गांधी के फैलाए रायते को समेटने में लगी है, उधर पीएम मोदी ने डिप्लोमेसी का नया मोर्चा खोल दिया है। पीएम मोदी ने चीन से लेकर रूस, अमेरिका तक ग्लोबल आउटरीच का नया प्रोग्राम शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने कैसे अपनी टीम लगा दी है, आप देखिए। भाई, एनएसए अजीत डोभाल वो चीन के दौरे पर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर वो रूस चले गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अमेरिका और कनाडा जाने की चर्चा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 200 बिजनेस डेलीगेशन की बड़ी टीम के साथ जापान में है। इसके अलावा अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील भी पीएम मोदी के एजेंडे में शामिल है। यानी राहुल गांधी यहां कांड पे कांड कर रहे हैं। पीएम मोदी ने एनएसए डोभाल और धुरंधर मंत्रियों की टीम जो है वो हर तरफ भेज रखी है। आज आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्यों एक साथ पीएम मोदी ने अपनी टीम को अलग अलग देशों में भेजा है, कौन से बड़े प्लान पर काम चल रहा है। आर्थिक सुनामी की बात करने वाले राहुल गांधी को आज कैसे झटका लगा, देश के बैंकों को पीएम मोदी ने कैसे चमका दिया, आपके पैसे को लेकर क्या रिपोर्ट आई है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मनुस्मृति के मुद्दे पर सीएम योगी ने राहुल गांधी की क्लास लगा दी भाई, वो भी आज आपको दिखाऊंगा। और कॉकरोच पार्टी वाले कहीं पिट जा रहे हैं, कहीं एफआईआर हो जा रही है, वो कह रहे हैं फिर से सड़क पर आएंगे, उनकी भी थोड़ी बात करूंगा। लेकिन पहले इस पूरी पॉलिटिक्स का एक छोटा सा ट्रेलर देखिए। बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. हर सनातनी जिस काल गणना को मानता है, वह काल गणना किसी और ने नहीं दी है। राहुल जी, वह काल गणना मनु ने दी है। देखिए, राहुल गांधी, सीएम योगी, कॉकरोच पार्टी सबकी बात करेंगे, लेकिन पहले पीएम मोदी की बात करते हैं, जिनकी विदेश नीति को मजाक बनाने के लिए राहुल गांधी ने जिस मंच से मेलोनी को भी उनके मन से बात हुई थी, उस पूरे रायते को समेटने के चक्कर में नया कांड हुआ। लेकिन पीएम मोदी की विदेश नीति है क्या, पहले आप ये देखिए। राहुल गांधी पीएम मोदी को विदेश नीति पर ज्ञान दे रहे थे। क्या है उनके लिए, क्या है विदेश नीति, खाली जाते हैं गले लग जाते हैं। लेकिन आज आपको देखना चाहिए कि पीएम मोदी ने कैसे एक साथ इस वक्त कई फ्रंट खोल दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त एनएसए अजीत डोभाल को चाइना भेज दिया। एनएसए डोभाल 3 दिन के दौरे पर चीन पहुंच गए। यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अगले महीने दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन होना है। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने की चर्चा है। अगर जिनपिंग भारत आए तो यह 7 साल बाद उनकी भारत यात्रा होगी। जिनपिंग के दौरे से पहले अजीत डोभाल का चीन जाना एक पॉजिटिव मूव है, क्योंकि इस दौरे को जिनपिंग की विजिट की जमीन तैयार करने के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले साल चीन ने भी पीएम मोदी को बुलाने के लिए ऐसे ही किया था। ब्रिक्स सम्मेलन के अलावा एनएसए डोभाल चीन के विदेश मंत्री से बॉर्डर विवाद पर भी बात करेंगे, कहा जा रहा है। एनएसए डोभाल चीन के विदेश मंत्री के न्योते पर ही गए हैं। साल 2003 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए जो मैकेनिज्म बना था, उसी तरह 25वें राउंड की बातचीत होगी। और इस बातचीत के एजेंडे में एलएसी पर शांति और स्थिरता बनाए रखना शामिल होगा, बॉर्डर पर तनाव को कम करना शामिल होगा, एलएसी पर पेट्रोलिंग अरेंजमेंट पर बातचीत शामिल होगी, साथ ही द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर भी बात होगी, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इधर एनएसए डोभाल चीन के दौरे पर गए, उधर पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को रूस भेजा हुआ है। विदेश मंत्री ने आज रूस में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की।
विदेश मंत्री ने रूस के राष्ट्रपति से मिलकर पीएम मोदी का संदेश राष्ट्रपति पुतिन को दिया। उन्हें अगले महीने भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के लिए न्योता दिया है। यानी चीन और रूस दोनों के जो बड़े नेता हैं उन तक आउटरीच किया जा रहा है और साथ ही दोनों भारत आए इसके लिए भी जमीन तैयार की जा रही है। इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने भी पीएम मोदी के लिए अपना खास संदेश भेजा। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वो किर्गिस्तान में होने वाली एससीओ की बैठक में पीएम मोदी से मिलने को लेकर उत्सुक है। पुतिन ने कहा कि दोनों देश व्यापार समेत लगभग हर क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। 2025 में थोड़ी गिरावट के बाद इस साल दोनों देशों के बीच व्यापार फिर बढ़ रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत रुचि को भी अहम बताया। चीन के साथ भारत सीमा विवाद सुलझा रहा है, रूस से व्यापार बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को जापान भेजा हुआ है। मतलब पीएम मोदी के अलग अलग मंत्री अलग अलग देशों में इस वक्त यात्रा कर रहे हैं और सबका अपना अपना मकसद है। जापान यात्रा का मकसद भारत में निवेश बढ़ाना है। यानी पीएम मोदी की डिप्लोमेसी का सेंटर पॉइंट है भारत की आर्थिक ताकत को बढ़ाना। इसके लिए पीयूष गोयल सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन लेकर जापान गए हुए हैं। 200 मेंबर वाले इस डेलीगेशन में सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, स्टील, हेल्थ केयर, स्टार्टअप के सेक्टर के लोग हैं। जापान से व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर बात होगी। भारत के लिए जापान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 5वां सबसे बड़ा सोर्स है। जापान ने भारत में अगले 10 साल के लिए 60,000 करोड़ के निवेश का टारगेट रखा है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए पीएम मोदी ने अपनी टीम लगा रखी है। भारत की इकोनॉमी को और मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे भारत की ऊर्जा जरूरतें, व्यापार, निवेश बढ़ सके। व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए कनाडा से बातचीत होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 26 और 27 अगस्त को कनाडा जाने वाली हैं कहा जा रहा है। इसके बाद वो G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक के लिए अमेरिका चली जाएंगी। कॉमर्स सेक्रेटरी को अर्जेंटीना, चिली और ब्राजील के दौरे पर भेजा जा रहा है। चिली के साथ भारत का ट्रेड एग्रीमेंट पूरा होने की कगार पर है। इस एग्रीमेंट से भारत को चिली के क्रिटिकल मिनरल्स की मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा। साथ ही भारत साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक मर्कोसुर के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है। इस ट्रेड ब्लॉक में अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, बोलीविया जैसे देश शामिल हैं। अर्जेंटीना और ब्राजील बड़े देश हैं और बड़ी मार्केट है। ये देश चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं। यानी जो राहुल गांधी ज्ञान दे रहे थे कि नरेंद्र मोदी को आता क्या है गले मिलने के अलावा विदेश नीति में, उन्हें देखना चाहिए कि एक साथ कितने मोर्चों पर भारत इस वक्त काम कर रहा है। एक सोर्स या एक जो है दोस्त के भरोसे भारत नहीं बैठने वाला है। यानी पीएम मोदी एक साथ कई मोर्चे खोले बैठे। पीएम मोदी के ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भर ना रहे। साथ ही साथ बैक टू बैक ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए नए नए मार्केट भारत के लिए खुले रहे। लेकिन जितना जरूरी है कि भारत में निवेश आए, उतना ही जरूरी है कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जो बेसिक्स हैं उनको करेक्ट किया जाए। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो पिछली सरकार जो अर्थव्यवस्था का कचरा था उसको कालीन के नीचे समटा के दबा के रखने में विश्वास रखती थी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे तो कांड हो जाएगा बॉस। उन्होंने कहा कि जो दिक्कत आए लेकिन इसको क्लीन करना पड़ेगा। और उसी तरह की एक सफाई उन्होंने बैंकिंग सिस्टम में की। आज की डेट में बड़े बड़े देश भारत के साथ डील करने के लिए उत्सुक हैं। और वो क्यों हो रहा है, कभी आपने सोचा? क्योंकि पीएम मोदी ने भारत की इकोनॉमी को रॉकेट बना रखा है और इसके लिए हर सेक्टर में होमवर्क पूरा किया गया। आप देखिए कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति उसके बैंकिंग सेक्टर की मजबूती से भी पता चलती है। और इस मामले में पीएम मोदी ने पूरा गेम पलटा है बॉस। 2014 से पहले डूबे हुए लोन्स को लेकर बैंक्स परेशान रहते थे। बैंकों का जो एनपीए था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको कहा जाता था, कि भाई यहां से तो कर्जा दे दिया लेकिन कर्जा वापस आने की स्थिति लग नहीं रही है। यूपीए के राज में वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट पहाड़ बनता जा रहा था। लेकिन पीएम मोदी ने इसे ठीक करना शुरू किया। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस फर्म के मुताबिक भारत के बैंक पिछले 10 सालों में सबसे बेस्ट शेप में है आज की डेट में। आप देखिए कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले क्वार्टर में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक किसी भी लिस्टेड बैंक का नेट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, 1% के भी पार नहीं गया है बॉस। बैंकिंग सेक्टर में इसे मजबूती का संकेत माना जाता है। पिछले साल की तुलना में कुल एनपीए में 11.76% की कमी आई है।
नेट एनपीए की रकम 84,293 करोड़ पर आ गई है। पिछले साल की तुलना में यह 9.5% कम है। साथ ही बैंकों को डूबने वाले कर्ज से होने वाले संभावित नुकसान के लिए कुछ पैसा अलग रखना पड़ता है। अब चूंकि नुकसान की स्थिति ही नहीं लग रही है, तो वो जो पैसा अलग रखना पड़ता था वो भी घटकर 25,448 करोड़ हो गया। यह पिछले साल की तुलना में 41.6% की कमी आई है। यह अपने आप में बताता है कि बैंकों को कितना यकीन है कि उन्होंने जो लोन दिया है वो आना ही है वापस, नहीं डूबेगा पैसा, तो अलग से पैसा रखने की जरूरत ही नहीं है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। बैंकिंग इंडस्ट्री का नेट प्रॉफिट 19% बढ़कर 1,10,000 करोड़ के पार चला गया बॉस। और ये बातें जिन्हें लग रहा होगा कि क्या ही हो गया बॉस, 2014 में देखिए केवल पब्लिक बैंक सेक्टर की हालत क्या थी। उनका नेट एनपीए 1,30,000 करोड़ का था और नेट एनपीए का रेशियो देखिएगा वो 2.5% से ज्यादा का होता था। उसको आज नरेंद्र मोदी ठीक करते 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 यहां ले आए कि आज एनपीए जो है वो 1% से भी नीचे चला गया है बैंकों का। तो जो लोग कहते हैं कि भारत डेड इकोनॉमी है, आप सोचिए उनको नरेंद्र मोदी से कितनी नफरत होगी कि ऐसी ऐसी चीजें देश में सुधार हो रही हैं। बॉस, बैंक डूब जाते ना, कितनों का पैसा डूब जाता। यह हालत होती जा रही थी एनपीए की। आज की डेट में उन बैंकों का सॉलिड होना देश की इकोनॉमी के साथ साथ आपके हमारे पैसे के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। देखिए, पीएम मोदी विदेश नीति को धार दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे रहे हैं, देश की आर्थिक ताकत को बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को सुनिएगा, माथा पीट लीजिएगा। कभी आर्थिक सुनामी आने का डर दिखाते हैं, कभी विदेश नीति को फेल बताते हैं और फिर अपने ही बात में उजरा जाते हैं, फंस जाते हैं। इतना फंस जाते हैं कि डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है। विदेश नीति पर पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी के मंच से इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के लिए अपमान के मुद्दे पर पूरे देश में हंगामा हुआ, बहुत थू छीछा लेदर हुई। तो इनको लगा कि बाप रे बाप, ये तो मेरी छवि खराब हो रही है, तो डैमेज कंट्रोल शुरू हुआ। इसके लिए पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को महिलाओं की गूंज में बदला गया। पुणे में राहुल गांधी ने महिलाओं की आजादी और पितृसत्ता के मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन राहुल गांधी महिला कार्ड खेलने के चक्कर में फिर फंस गए। बीजेपी ने उन्हें महिला आरक्षण के मुद्दे पर घेर दिया। बीजेपी ने पूछ लिया कि अगर राहुल गांधी को महिलाओं की इतनी फिक्र है तो वो संसद में महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन कर दें। बीजेपी ने आरोप लगाया कि लोकसभा में कांग्रेस सांसदों में 13% महिलाएं, लेकिन संसद की बहस और सवाल पूछने में उनकी हिस्सेदारी 7.5% से भी कम है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार में एक महिला मंत्री तक नहीं। बीजेपी का आरोप है कि महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाले उस यूसीसी का विरोध करते हैं जो महिलाओं को बराबर का हक दिलाती है। बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को इतना ही महिलाओं की फिक्र है तो वो अपनी पार्टी की कमान अपनी बहन प्रियंका को सौंपकर एक मिसाल पेश कर दें। यानी महिलाओं की बात करके राहुल गांधी जिस मेलोनी एपिसोड से पीछा छुड़ाना चाह रहे थे वो उसमें और ज्यादा फंस गए। राहुल गांधी मनुस्मृति के मुद्दे पर भी गिर गए। राहुल गांधी ने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए दावा किया कि मनुस्मृति में महिलाओं को दबाकर रखने की बात कही गई है। इधर राहुल गांधी ने मनुस्मृति का जिक्र किया, उधर सनातन प्रेमियों ने राहुल गांधी पर सवाल दाग दिए। पूछने लगे कि राहुल गांधी हमेशा हिंदुओं से जुड़े धर्मशास्त्र का ही पढ़ कर आते हैं क्या, उसको ही टारगेट करते हैं। लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, वो राहुल गांधी को नहीं दिखता है। देवियों को पूजा जाता है, वो राहुल गांधी को नहीं दिखता है। और अगर वो मौजूदा सरकार को टारगेट करना चाहते थे तो उसी मौजूदा सरकार में राष्ट्रपति महिला है, ये राहुल गांधी को नहीं दिख रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महिला है, वो राहुल गांधी को नहीं दिख रहा है। लेकिन राहुल गांधी जब स्क्रिप्ट तैयार करते हैं तो इतना नहीं ना उनकी टीम सोचती है। वो अपने एजेंडे के हिसाब से बोल दिए तो बोल दिए। अब सीएम योगी ने राहुल गांधी को लपेट दिया। सीएम योगी ने राहुल गांधी को धर्मशास्त्र पढ़ने की सलाह दे दी। सुनिए वो क्या क्या बोल दिए, सुना दिए। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए। आज भी हर सनातनी जिस काल गणना को मानता है वह काल गणना किसी और ने नहीं दी है। राहुल जी, वह काल गणना मनु ने दी है। राहुल जी, ये
आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये दिया है मनु ने दिया है, ये मनु ने दिया है। और जिसको आज भी हर सनातनी जिसका पालन करते अपने पर्व और त्योहारों को मानता है। इधर सीएम योगी राहुल गांधी पे फायर हो रखे हैं, उधर जेनजी का कूल नेता बनने में लगे राहुल गांधी को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चौंका दिया। राहुल गांधी ने शनिवार को पुणे में जो कार्यक्रम किया उसके बाद कांग्रेस का इकोसिस्टम राहुल गांधी को जेनजी का नेता बताने लग गया। लेकिन रविवार को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जेनजी क्राउड के साथ भव्य कार्यक्रम कर दिया, जिसमें भयंकर भारी भीड़ जुटी। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के कार्यक्रम में सनातन की झलक भी दिखी। ढोल ताशे की धमक, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की जय जयकार होने लगी। वहां कैसे जबरदस्त माहौल बन गया, देखिए जरा आप। छत्रपति संभाजी महाराज की पार्वती फतेह। तो देवेंद्र फडणवीस के इस कार्यक्रम को लेकर लोग कह रहे हैं कि ये भी तो जेनजी हैं जो बिना गाली के, बिना हल्ले के अपनी संस्कृति की झलक दिखा रहे हैं। सुनिए इस कार्यक्रम को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहां पर आए। कुल 1.25 लाख लोगों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता दी और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जो परंपरा है ढोल, इस ढोल को जो 585 ध्वजधारक है उनकी टीम्स ने सहभागिता लेकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड आज यहां पर तैयार किया है। देखिए इधर ये सब चल रहा है, उधर राहुल गांधी को पीएम बनाने का सपना दिखाया जा रहा है, उन्हें सुपर हीरो बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें राहुल गांधी को बैटमैन जैसा हीरो बताया गया है। उधर पवन खेड़ा कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, सुनिए। हमारे दिलों के राजा हैं, हमारे दिलों के राजा हैं, फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर बना के रहेंगे हम। तो पब्लिक पूछ रही है कि राहुल गांधी तो उस दिन बड़ा महिला 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 कह रहे थे कि महिलाओं का अधिकार, महिलाओं को ये, महिलाओं को आगे लाना चाहिए। तो इनका सपना राहुल गांधी को पीएम बनाने का क्यों है? प्रियंका वाड्रा को बनाने का सपना काहे नहीं ये लोग देख पा रहे हैं? उधर आप कॉकरोच पार्टी वालों को ही देख लीजिए, उन्होंने सरकारी स्कूलों वाला नया प्लान बनाया था, लेकिन कहीं पर पिटाई हो गई, कहीं दौड़ा दिया गया, कहीं एफआईआर हो गई है। ऊपर से ये इस बात से भी एक्सपोज हो गया कि इंडी वाले राज्यों के स्कूल इन्हें दिखते नहीं है, सिर्फ वही राज्य दिख रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार है। अब जब कॉकरोच पार्टी वाले एक्सपोज हो रहे हैं, उन्होंने नया प्लान बनाया, जंतर मंतर वाले मुद्दे पर लौट आए। सीजेपी ने 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च करने का ऐलान कर दिया है। कॉकरोच पार्टी का आरोप है कि 25 जुलाई को सरकार ने जो उनसे वादे किए वो पूरे नहीं हुए। सीजेपी के मुताबिक मार्च में नीट छात्रों के परिवार वाले और 20 जुलाई को पुलिस की कार्रवाई से प्रभावित लोग शामिल होंगे। सुनिए सौरभ दास क्या कह रहे हैं। सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखा है, उसमें हमने कुछ बहुत ही स्ट्रांग क्वेश्चंस पूछे हैं। हमने पूछा है कि कितना आपने बजट एलोकेट किया है, कितने सारे स्कूलों का आपने रेनोवेशन किया है, कितने स्कूलों में रेनोवेशन करना बाकी है, कितने एंड किन किन स्कूलों में स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो आशा है कि सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स हमें 1 महीने के अंदर बताएंगे। इधर कॉकरोच पार्टी नए नए प्लान बना रही है, उधर हर दिन उनके साथ कोई ना कोई कांड हो जा रहा है। जयपुर के बाद जोधपुर में भी सीजेपी के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। एबीवीपी और सीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जोधपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान में सीजेपी का कार्यक्रम हो रहा था, तभी वहां एबीवीपी के कार्यकर्ता पहुंच गए। हंगामा बढ़ गया, पुलिस मौके पर पहुंची, 11 लोगों को हिरासत में लिया गया। आरोप यह भी है कि कॉकरोच पार्टी बिना इजाजत के यह कार्यक्रम कर रही थी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बहस भी कर ली थी, यह भी आरोप लग रहा है। उधर जयपुर वाले हंगामे पर कॉकरोच पार्टी के आशुतोष रांका फंस गए। उस मामले में आशुतोष रांका और सीजेपी से जुड़े 50 से 60 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। अभिजीत दीपके के खिलाफ भी एक केस हो गया है। महाराष्ट्र के लातूर में बिना इजाजत स्कूल में घुसने पर शिक्षकों को धमकाने के आरोप लगे हैं, तो वहां उन पर FIR हो गई।
तो कॉकरोच पार्टी वाले जो हैं वो चौतरफा घिरते और फंसते तो दिख रहे हैं। लेकिन पाठशाला में अब अगला अध्याय, एक ऐसे आंदोलन की बात जिस पर नया सियासी हंगामा खड़ा हो गया। आरक्षण पर आंदोलन को लेकर इंडी और एनडीए के बीच क्यों घमासान मचा, कौन कौन झूठ फैला रहा है, रिजर्वेशन का फायदा मिला किसको, वो रिपोर्ट जिसे देखकर पैरों तले जमीन निकल जाएगी। आरक्षण पर आजादी से लेकर आज तक हुई सियासत का वो अध्याय जो आपने देखा ना होगा। देखिए, देश में आजकल फिर से आरक्षण के मुद्दे पर गजब का घमासान मचा हुआ है। एक तरफ सामान्य कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई 70 साल हो गए, आरक्षण पे चर्चा तो कीजिए, कम से कम आरक्षण की व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। इसके लिए ये लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही यह आंदोलन शुरू हुआ वैसे ही पॉलिटिक्स शुरू हो गई। इंडी गठबंधन वाले और उधर एनडीए के नेताओं के बीच घमासान मच गया। अखिलेश यादव बोलने लग गए, चंद्रशेखर कूद गए, उधर एनडीए से चिराग पासवान बोल पड़े, रामदास आठवले दलित नेता बोलने लगे। अब तो थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की भी एंट्री हो गई है इसमें। मतलब ऐसा बवाल मच गया जो आपने देखा ना होगा। इंडी वाले कह रहे हैं कि आरक्षण सुधार के नाम पर अभी तो ये लोग माहौल बना रहे हैं। यानी इंडी अपना पुराना नैरेटिव लेकर आ गया कि ये लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। भाई, आरक्षण खत्म करने की तो कोई बात ही नहीं हो रही। समीक्षा करने और खत्म करने में कोई फर्क होता है कि नहीं होता है? और सरकार तो खुद कई बार कह चुकी है कि आरक्षण को किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे। लेकिन चूंकि इनको लगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में नैरेटिव ये लोग सेट किए थे कि 400 पार कर गए तो संविधान बदल के आरक्षण खत्म कर देंगे, कुछ जगह इसका फायदा हुआ, तो इनको लग रहा है कि यूपी में चुनाव है, वही रिपीट मार देते। यूपी चुनाव में फायदा मिल जाएगा, आगे के चुनाव में और देखा जाएगा। आप ये भी देखिए कि जो लोग आंदोलन भी कर रहे हैं उनमें से भी कोई नहीं कह रहा कि आरक्षण हटना चाहिए पूरी तरह से, या आरक्षण किसी का छीन लेना चाहिए। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई इतने साल हो गए, देखना तो चाहिए कि आरक्षण की व्यवस्था सही तरीके से चल रही है, नहीं चल रही है, किसको फायदा मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। सामान्य वर्ग में भी जो गरीब का बच्चा है उसको तो फायदा दो, उसको तो ऊपर लाओ। लेकिन नहीं, जैसे ही आरक्षण की बात कीजिए, कुछ नेता जानबूझकर इसको जनरल कास्ट वर्सेस जो है SC ST OBC बनाने में लग जाते हैं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल फायदा वहां सेट होता है। और इसलिए आज आपको वो रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसे देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको पता चलेगा कि रिजर्वेशन का फायदा आखिर मिल किसको रहा है। आरक्षण पर आजादी से लेकर आज तक जो सियासत हुई उसका अध्याय भी खोलूंगा। लेकिन पहले जो ये हो रहा है हंगामा, उसकी एक झलक देखिए। वो सब लोग अपना दल बनाए, ऐसी मांग करने वाले लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं। कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी कभी रिजर्वेशन को हटाने वाली नहीं है। देखिए, आरक्षण को लेकर पॉलिटिक्स में जो घमासान मचा हुआ है उसमें आप देखिए कि एक तरफ तो आंदोलन हो रहा है कि भाई रिजर्वेशन में रिफॉर्म होना चाहिए। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लोग सड़क पर उतरे, मांग कर रहे हैं कि आरक्षण व्यवस्था में सुधार कीजिए, समीक्षा कीजिए। लेकिन जैसे ही यह बात आई, इंडी गठबंधन वाले अपना नैरेटिव बनाने लगे कि देखो देखो ये सब साजिश हो रही है, ये सब आरक्षण खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। अभी सबसे पहले यूपी का चुनाव है तो अखिलेश यादव तुरंत एक्टिव हो गए। दिल्ली और लखनऊ में हुए प्रोटेस्ट पर अखिलेश यादव ने कह दिया कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र हो रहा है। यह पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है। बीजेपी और उनके संगी साथी समय समय पर आरक्षण का विरोध करते हैं, कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं, कभी क्रीमी लेयर तो कभी आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं। सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले आरक्षण की हकमारी की कोशिश हो रही है। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। अभी कुछ दिन पहले यही अखिलेश यादव पीडीए में पीडी का मतलब जो है वो पंडित बता रहे थे, और आज इनको जनरल कास्ट का एक आंदोलन जो है वो साजिश लगने लगा है। उधर आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण तो प्रदर्शन करने वालों को अपना राजनीतिक दल बनाने की सलाह दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अपनी ताकत दिखाओ, बहुमत लाओ, जो नियम बनाना है बना लो। सुनिए उनको एक बार।
जो साथी आंदोलन कर रहे हैं, मेरी उनको राय है कि वो सब लोग अपना दल बनाएं और दल बना के आगामी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करें, अपना संख्या बल बना लें, उनका बहुमत हो जाएगा, बहुमत बना के वो कोई भी कानून पास कर सकते हैं। आप ये समझिए, जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उन्होंने कभी कुछ दिया नहीं। ये तो संवैधानिक व्यवस्था नहीं होती तो आप ये जो चुनावी भाईचारा इसको भी नहीं निभा पाते। ये चंद्रशेखर रावण हैं जिनको आपने कुछ दिन पहले कॉकरोच पार्टी के आंदोलन में जंतर मंतर पर भी देखा होगा। वहां इन्होंने नहीं कहा था कि अगर कुछ चाहिए तो अपना एक दल बना लो और तुम ले लो चुनाव लड़के, तब ये उनका साथ दे रहे थे। आज जब जनरल कैटेगरी के लोग कह रहे हैं कि आरक्षण पे चर्चा तो कर लीजिए, तो कह रहे हैं अपना दल बनाओ, जाओ। इनको भी पता है कि कोई दल आरक्षण पे चर्चा करने को तैयार नहीं होगा, इसलिए सोच रहे हैं कि ये क्या ही कर लेंगे ये जनरल कैटेगरी वाले। आरक्षण आंदोलन के खिलाफ ये जो बातें हो रही हैं, उसमें आप ये भी देखिए कि अगर जनरल कास्ट दूसरे समाज का विरोधी होता, ये यही ना साबित करना चाह रहे हैं कि जनरल कास्ट के लोग जो हैं वो दलितों के, पिछड़ों के विरोधी हैं, इसलिए कह रहे हैं कि रिजर्वेशन पे चर्चा कीजिए। जनरल कास्ट अगर दूसरे समाज का विरोधी होता, पिछड़े समाज का विरोधी होता, तो पिछड़े समाज से आने वाले नरेंद्र मोदी 3-3 बार से देश के प्रधानमंत्री हो रहे होते। जनरल कास्ट ने भर भर के वोट दिया है नरेंद्र मोदी को, यह जानते हुए कि उनकी जाति क्या है। और नरेंद्र मोदी की टीम में भी दलित और पिछड़े समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व बहुत बड़ी संख्या में है, उसके बावजूद हर बार वोट दिया है जनरल कास्ट ने। यह नहीं कहा कि आप क्यों जनरल कास्ट को ज्यादा संख्या में नहीं रख रहे, हमने तो इतना वोट दिया। इधर इंडी और विपक्ष की बाकी पार्टियां आरक्षण के नाम पर माहौल बनाने लगी, उधर एनडीए से भी जवाब मिला। चिराग पासवान बोल पड़े, रामदास आठवले बोल पड़े। एनडीए के वो नेता जो दलित पॉलिटिक्स करते हैं, उन्होंने खुलकर बोल दिया कि आरक्षण को कोई हटा नहीं सकता। एनडीए क्या कह रहा है, एक बार वो भी सुनिए, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूं। आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती है। मैं जब तक हूं, मैं इतना तो मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस सरकार में चिराग पासवान है, रामविलास पासवान जी का बेटा हूं, कतई इस व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दूंगा। मोदी सरकार ने तो रामदास आठवले भी यही कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं। इस मामले में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करने की योजना रची। 2015 में केंद्र सरकार में 4,21,000 पद खाली थे। 2024 में यह संख्या बढ़कर 8,24,000 हो गई। रेलवे में 2,40,000 पद खाली हैं। डिफेंस में 2,41,000 पद खाली हैं। गृह मंत्रालय में 1,10,000। पीएसयू में 5,10,000 स्थायी नौकरियां खत्म हो गई। ठेका कर्मचारियों की हिस्सेदारी 19% से बढ़कर 49% हो गई। सवाल सिर्फ रोजगार का नहीं, सामाजिक न्याय का है। सरकारी पद खाली रखो तो आरक्षण का अवसर खत्म, पीएसयू बेचो तो आरक्षित नौकरियां खत्म, स्थायी नौकरी को ठेके में बदलो तो आरक्षण खत्म। आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान बदलना जरूरी नहीं, आरक्षण वाली नौकरियां खत्म कर देना काफी होता है, ये खड़गे कह रहे हैं। सामाजिक न्याय विरोधी बीजेपी का यही एजेंडा है। पद खाली रखो, पीएसयू बेचो, ठेकेदारी बढ़ाओ, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से उनका संवैधानिक हक छीन लो। यानी कांग्रेस को भी मौका मिल गया कि किसी तरह घुसो और कहो कि भाई बीजेपी आरक्षण खत्म करने जा रही है। खड़गे कह रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान से मिले अधिकारों को षड्यंत्र के तहत खत्म करने की बीजेपी की नीति का पर्दाफाश हो रहा है। आरक्षण को लेकर इंडी वाले फिर वही माहौल बना रहे हैं कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने खूब माहौल बनाया था कि भाई 400 सीटें आ गई, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। और उस समय नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने साफ कहा था कि आरक्षण तो रहेगा, आरक्षण नहीं हटेगा। एक बार अमित शाह और राजनाथ सिंह का वो पुराना बयान जो वायरल हो रहा है, सुनिए एक बार वो भी। कान खोल कर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी कभी रिजर्वेशन को हटाने वाली नहीं है। इतना नहीं, आप हटाना चाहोगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी हटाने भी नहीं देगी। ये कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी का। आरक्षण के बारे में मैं कहना चाहता हूं, गुमराह कर रहे हैं हमारे विरोधी। मेरे बहनों भाइयों, मैं कहकर जा रहा हूं, किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होने पाएगा। यानी सरकार पहले भी साफ कर चुकी है कि आरक्षण खत्म नहीं होगा।
और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो भी आरक्षण खत्म करने की बात ही नहीं कर रहे। यानी आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं इंडी गठबंधन वाले और उनके साथी लोग। इंडी वाले आरक्षण पर भ्रम फैलाकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जैसा उन्होंने 2024 लोकसभा में किया था, जबकि सच यह है कि आरक्षण खत्म करने की किसी की कोई बात ही नहीं। हमेशा जब भी आप देखिएगा, आप आरक्षण पर चर्चा की बात कीजिए, उसे जनरल कैटेगरी और एससी एसटी ओबीसी की लड़ाई बनाकर पेश कर दिया जाता है, जबकि यह मुद्दा तो जनरल कैटेगरी से भी कहीं ज्यादा पिछड़ों और दलितों के साथ रिजर्वेशन होने के बावजूद हो रहे अन्याय का है बॉस, जिसकी वजह से रिजर्वेशन हटाने नहीं बल्कि उसकी समीक्षा की बात होती है, ताकि जिनको अब तक इसका फायदा नहीं मिला उनको फायदा मिल सके। आप कुछ आंकड़े देखिए, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि रिजर्वेशन के बाद एससी एसटी ओबीसी का क्या हाल है। जैसे हरियाणा में स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की एक स्टडी के मुताबिक हरियाणा में शेड्यूल्ड कास्ट में वाल्मीकि, धनुक, खटीक, मजहबी, सिख मिलाकर करीब 36 जातियां ऐसी हैं जिनकी शेड्यूल्ड कास्ट में आबादी 52% है, लेकिन क्लास 1 और क्लास 2 और क्लास 3 की सरकारी नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी 35% है। जनसंख्या 52%, हिस्सेदारी 35%। भाई राहुल गांधी तो कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, यहां तो हिस्सेदारी कम है। जबकि हरियाणा में जाटव, मोची, रहगर, रायगर, रामदासिया, रविदासिया जैसी जातियां जिनकी एससी के अंदर आबादी 50% से कम है, उनकी क्लास 1, 2, 3 की नौकरियों में हिस्सेदारी 65% है। हरियाणा में दलितों में भी सबसे वंचित समुदाय जिनकी आबादी दलितों के अंदर 50% है और जो हरियाणा में कुल आबादी का 11% है, उनकी क्लास 1 की नौकरी में हिस्सेदारी मात्र 4.7% है, क्लास 2 में 4.1% और क्लास 3 में मात्र 6% के आसपास। तो आरक्षण का फायदा किसको मिल रहा है? इसी तरह बिहार में महादलित कमीशन ने कहा था कि 22 शेड्यूल कास्ट समुदायों में से 21 समुदाय वंचित हैं। ये शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर वंचित हैं। इन समुदायों को आरक्षण का लाभ ही नहीं मिल पाया है। और बिहार वो जगह है जहां पर सामाजिक न्याय की इतनी बात होती है, लालू जी, नीतीश जी सब बोलते हैं कि अरे नहीं न्याय की बात होगी। 22 में से 21 जातियों को लाभ ही नहीं मिला है इतने साल में। बिहार में 2022 के कास्ट सर्वे के मुताबिक राज्य में दलितों की आबादी 20% है, लेकिन सिर्फ 1.3% दलित ही सरकारी नौकरी में है। यहां तक कि 84% दलित आबादी के पास जमीन तक नहीं है बॉस। और आप कह रहे हैं कि आरक्षण पर चर्चा मत कीजिए, समीक्षा मत कीजिए। जातिगत सर्वे में बिहार में एससी कैटेगरी में भी गरीबी का डिफरेंस दिखता है। 54.5% से ज्यादा मुसहर, 53% डोम, 49% नट, 39% के करीब दूसद और 38.34% पासी आज भी गरीब हैं। यानी शेड्यूल कास्ट की जातियों में गरीबी का अंतर करीब करीब 16% दिखता है। सरकारी नौकरी में धोबी 3% है और मुसहर तो भाई 0.26% है, 0.26%। इसी तरह से आंध्र प्रदेश का हाल देखिए। 2007 के जस्टिस उषा मेहरा कमीशन के मुताबिक आंध्र प्रदेश में रेल्ली और मडिगा समुदाय एससी आबादी का 50% है, जबकि माला और दूसरी जातियां मिलकर एससी आबादी का 42%, 43% हिस्सा है। लेकिन माला और अन्य जातियों के पास सरकारी नौकरी के क्लास 1 और क्लास 3 पद का 70% हिस्सा है बॉस। तो आप सोचिए कि आरक्षण को लेकर, अरे जनरल कैटेगरी को छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा सवाल तो है जिनको आरक्षण मिल रहा है उसमें जो जातियां पीछे रह गई हैं उनको आवाज बुलंद करनी चाहिए कि हटो आगे से, दो हमको जगह यार। जिनको फायदा मिल गया है वो आज भी फायदा लेना चाहते हैं और चूंकि वो मजबूत हो गए तो नैरेटिव बना देते हैं कि नहीं 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 कोई नहीं छुएगा, कुछ नहीं बदलेगा। और आप एससी एसटी की बात कर रहे हैं, आप ओबीसी वर्ग को आरक्षण में कितना फायदा हुआ आप देख लीजिए। क्या सभी ओबीसी जातियों को आरक्षण का लाभ मिला? आप आंकड़े देखिएगा, शॉक्ड रह जाइएगा। इस बारे में 2017 में बनी रोहिणी कमीशन ने डेटा एनालिसिस किया था। उस कमीशन के कुछ आंकड़े सामने आए थे। रोहिणी कमीशन ने 2017 में 1,30,000 सेंट्रल जॉब्स का विश्लेषण किया जो ओबीसी कोटा के तहत दिए गए थे। कमीशन ने 5 साल के आंकड़ों का विश्लेषण करके यह डेटा इकट्ठा किया।
साथ ही ओबीसी कोटा के तहत सेंट्रल हायर एजुकेशन संस्थान जैसे आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, एम्स हो गया और दूसरी यूनिवर्सिटी में 3 साल के एडमिशन का डेटा एनालिसिस किया उन्होंने। और उसके बाद ओबीसी जाति में किसको कितना फायदा हुआ यह रोहिणी कमीशन ने बताया था। आप सुनिए, आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी बॉस कि आरक्षण के नाम पर इस देश में क्या हो रहा है। रोहिणी कमीशन का डेटा आपको बता रहा हूं, सरकारी जॉब्स में और आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन का डेटा मिलाकर इसमें क्या स्थिति बनती है। ओबीसी जातियां और जो फायदा मिला है उस फायदे का प्रतिशत, कितना प्रतिशत किन जातियों को गया है आप देख लीजिए जरा। 10 जातियां ऐसी हैं ओबीसी में जिनको जो फायदा हुआ उसका ऑलमोस्ट जो है 25% ये 10 जातियां जो हैं उनको मिल रहा है। 38 जातियां ओबीसी में ऐसी हैं जिनको ओबीसी रिजर्वेशन का जो फायदा मिला उसमें से 25% हिस्सा जो है वो उनको चला गया। 102 जातियां ऐसी हैं जिनको कि 25% फायदा मिला और 506 जातियां ऐसी हैं जिनको कितना फायदा मिला बॉस, उनको मिला 22% के आसपास, 22.32%। लेकिन बॉस उससे बड़ी कहानी यह है कि 994 जातियां ऐसी हैं, 994 जातियां ओबीसी के अंदर ऐसी हैं जिनको 2.68% फायदा, जो कुल फायदा है उसका 2%, 2.5% मिला है और 983 जातियां ऐसी हैं जिनको जीरो, ठेंगा, कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है ओबीसी के आरक्षण का। आप क्या बात कर रहे हैं बॉस कि आरक्षण है, आरक्षण है, कोई नहीं छुएगा। और आपको पता है ये 994 और 983 मिला दीजिएगा तो जो ओबीसी की कुल जातियां हैं, ओबीसी का की जो कुल जातियां हैं उसमें से 75% जातियों को कितना फायदा मिल रहा है? कुल फायदे में से 2.68% फायदा मिल रहा है, 2.68%। और बाकी की 25% जातियां जो हैं उनको 97% फायदा मिल रहा है। और आप कह रहे हैं कि आरक्षण पे कोई समीक्षा नहीं होनी चाहिए। 25% जातियां 97% फायदा ले जा रही हैं, 75% ओबीसी जातियां 2% फायदा ले रही हैं, 2.5%। और आप कहते हैं कि जनरल कास्ट आपके खिलाफ है। आपको, दलितों को, पिछड़ों को, ओबीसी समुदाय को, सबको यह देखना होगा कि आपके अपने जो हैं, जो इस आरक्षण का फायदा लेकर हटने को तैयार नहीं है लाइन में से, जो ऊपर आ गए, यही ना कहा जा रहा कि भाई जो ऊपर आ गए तुम तो जगह छोड़ो, पीछे वाले को आगे आने दो। आपके दुश्मन कौन है आपको खुद देखना चाहिए। और ये तो दुश्मन की बात भी नहीं है बॉस, ना जनरल कास्ट आपका दुश्मन है, ना सरकार आपकी दुश्मन है। ये सिस्टम जो बनाकर बैठ गए इतने सालों में, वो आपके दुश्मन है, जो इस पर बात करने को तैयार नहीं है। आरक्षण में सुधार की चर्चा अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग अलग अलग वीडियो बनाकर आरक्षण के मुद्दों पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए कैसे कैसे वीडियो बनने लगे हैं। ये आरक्षण हमें क्यों मिला? क्योंकि भाई हम दबे कुचले हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं। हम दोनों में पिछड़ा कौन है? ये क्यों पूछ रहा है तू? क्योंकि मेरी और आपकी जाति सेम है और मेरा कंपटीशन आप ही से है। आपके पिताजी भी बहुत बढ़िया जॉब करते थे, आपके दादाजी भी बहुत बढ़िया जॉब करते थे, आप भी अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं मजदूर, मेरे पापा भी मजदूर, मेरे दादाजी भी मजदूर, हम लोग खानदानी मजदूर हैं। तो बताइए हमारा हक वो सवर्ण खा रहा है या हमारे ही समाज के आपके जैसे मजबूत लोग? आ रहा हूँ भाई साहब, आ रहा हूँ। क्या आरक्षण में संशोधन नहीं होना चाहिए? क्या पिछड़े समाज के अमीर लोग पिछड़े समाज के गरीब लोगों का हक नहीं खा रहे हैं? तो ये बातें उठाई जाती हैं, लेकिन जैसे ही उठाइएगा माहौल बना दिया जाता है कि देखो आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है। जबकि आरक्षण के नाम पर जो अन्याय हो रहा है आरक्षण मिलने वालों के साथ, उस अन्याय को खत्म करने की बात है। खैर देखिए कहां जाएगी पॉलिटिक्स। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं और अगला अध्याय, कहीं महाजाम, कहीं फ्लाइटें लेट हो रही हैं, सड़कें बनी समंदर। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने कैसे गजब ढा दिया। बारिश के बाद आए महासंकट की शॉकिंग तस्वीरें आपको दिखाता हूं।
दिल्ली एनसीआर में आज ऐसी जबरदस्त बारिश हुई कि सड़क हो या गली, घर हो या बाजार, चारों तरफ पानी भर गया। दुकानों में पानी घुस गया, लोगों का सामान भीगता रहा। रिहायशी इलाकों में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सड़कें डूब गई, तालाब जैसी दिखने लगी, गाड़ियां रेंग रही थी, कई कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हालात ऐसे बन गए कि कई गाड़ियां पानी में बंद हो गई, लोगों को पैदल धक्का मार के उन्हें ले जाना पड़ रहा था। गुरुग्राम का हाल तो और बुरा था, सड़कें समंदर की तरह नजर आ रही थी। एक जगह तो बीच रोड पर ऑटो पानी में पलट गया। गाड़ी चलाने वालों को समझ ही नहीं आ रहा था कि रास्ता कहां है, गड्ढा कहां है। आसमान से बारिश आज कैसे आफत बनकर बनी उतरी है, इसकी एक झलक देखिए, फिर पूरी खबर दिखाता हूं। गुरुग्राम से ऐसी तस्वीरें सामने आई कि लोग दंग रह गए। छोटी गाड़ियों को तो छोड़िए, बड़े बड़े स्कूल बसेस की हालत देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये देखिए, पानी में ये बसेस डूब गई। कई बसों का तो आधा से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। कई बच्चे इन बसों में फंसे थे। इन बसों को एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। पास में खड़ी कार का तो बस का ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा था। वो देखिए वो हालत। बताया जा रहा है कि सुभाष चौक पर पुलिस स्टेशन तक पहुंचने के लिए लोगों को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। ऐसे हालात बन गए थे कि चारों तरफ लोग परेशान थे। गाजियाबाद के लोनी इलाके में सड़कें समंदर जैसी दिख रही है। देखिए, बेचारे का ऑटो ही पलट गया। गनीमत रहे कि रफ्तार कम थी, ऑटो में सवार लोग बाल बाल बच गए। ऑटो से किसी तरह उनको बाहर निकाला गया। बेचारे जो है देखिए कैसे गिर गया। दिल्ली एनसीआर में कुछ ही घंटों की बारिश में स्थिति बहुत खराब हो गई थी। मौसम इतना खराब था कि सड़क ही नहीं, एयर ट्रैफिक पर भी काफी असर पड़ा। खराब मौसम की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर लोग काफी परेशान रहे। भारी बारिश के चलते तकरीबन 250 फ्लाइट्स लेट हो गई। आंधी तूफान के कारण कई फ्लाइट का रूट डाइवर्ट करना पड़ा क्योंकि हवा इतनी तेज चल रही थी। 12 फ्लाइट को दिल्ली से जयपुर, 2 को चंडीगढ़ और 1 को लखनऊ डाइवर्ट किया गया। इसके अलावा इंटरनेशनल फ्लाइट पर काफी असर पड़ा। बिहार के नालंदा से बारिश के बीच एक हैरान करने वाली तस्वीर आई। सड़क किनारे गड्ढे में एक कार घुस गई। कार का पिछला हिस्सा ऊपर की तरफ उठ गया। गाड़ी में बैठे लोग कहीं जा रहे थे, गनीमत रही कि वो भी बाल बाल बचे। बारिश के बीच लोगों ने कार को निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन बहुत दिक्कत आई। लोग धक्का देकर कार को गड्ढे से निकालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कार टस से मस नहीं हो रही थी। हालांकि बाद में जैसे तैसे गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाला गया। बिहार के गया जी में तो ऐसा हादसा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि वीडियो देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। गया जी के वजीरगंज बाजार में बारिश के दौरान कुछ बच्चे सोशल मीडिया के लिए रील बना रहे थे। तभी छत पर अचानक बिजली गिर गई। काफी तेज आवाज के साथ ऐसी रोशनी हुई जैसे कोई बड़ा धमाका हो गया हो। ये मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। जरा देखिए एक बार वीडियो। यहाँ पर देख बाबू, देखिए इधर कौन गाना पे वीडियो बनाए थे? यस यस, कौन गाना पे वीडियो बनाए थे प्रतीक? यहां तो बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं, उधर चीन में भी बाढ़ से बुरा हाल हो रखा है। साइक्लोन के कारण दक्षिणी चीन के गुआंगशी इलाके में सब कुछ तहस नहस हो गया। तबाही की ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं। इसमें तबाही साफ दिखती है। घर डूबे हुए हैं, रिहायशी इलाका टापू बन गया है। ये चीन की तस्वीरें हैं। चारों तरफ पानी पानी है। घर पूरी तरह डूब गए हैं। ऊंची इमारतों के तो ग्राउंड फ्लोर नजर ही नहीं आ रहे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने भयावह होंगे। वाटर लेवल कितना बढ़ गया। यहां फंसे लोगों तक किसी तरह मदद पहुंचाई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लाइफ बोट के जरिए लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। तो यह चीन का हाल हो गया। पाठशाला में वक्त है अगले अध्याय का। पार्टी और बीच के लिए मशहूर गोवा का वो सनातनी इतिहास जो आपने सुना देखा ना होगा। गोवा के दिव्य भव्य मंदिरों का वो इतिहास जो आप तक पहुंचने नहीं दिया गया, अब उसका अध्याय। देखिए, गोवा का नाम लीजिए नहीं कि समंदर, बीच, पार्टी, मस्ती, यही तस्वीर दिमाग में आती है। लेकिन गोवा की पहचान पार्टी और बीच ही सिर्फ नहीं है। गोवा की एक ऐसी पहचान भी है जिसे बहुत लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। आज गोवा की इस पहचान से आपको मिलाने का अध्याय खोलने जा रहा हूं। वो सनातनी इतिहास आपको दिखाऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। ऐसे दिव्य और भव्य मंदिरों का इतिहास गोवा में भरा पड़ा है जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा, ना ही ये इतिहास आप तक ढंग से पहुंचाया गया। ये इतिहास क्या है ये बताऊं, उससे पहले एक झलक देखिए। ऐसे समय भी आए
गोवा के मंदिरों और स्थानीय परंपराओं को संकट का सामना करना पड़ा। पहले लोग सन, सैंड और सी ये तीनों देखने के लिए आते थे। यहाँ की संस्कृति ने हर बदलाव में अपने मूल स्वरूप को बनाए रखा। आज लोग इस गोवा के भव्य मंदिर, इस गोवा की भव्य संस्कृति देखने के लिए गांव-गांव में आते हैं। देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा में 451 साल राज किया। कई ऐसे प्रमाण हैं कि इन 451 सालों में गोवा में हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार भी हुए। हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए गए। खुद गोवा के सीएम इसे लेकर बड़ा दावा कर चुके हैं। गोवा में पुर्तगालियों ने 1000 मंदिर तोड़े थे। इस वजह से बहुत से हिंदू अपने देवताओं और धर्म की रक्षा के लिए गोवा छोड़कर दूसरी जगहों पर माइग्रेट कर गए। सीएम प्रमोद सावंत ने बताया था कि गोवा के दीवर द्वीप के कोटी तीर्थ पर नष्ट हुए मंदिरों की स्मृति में एक नया स्मारक मंदिर बनाया जाएगा। सीएम प्रमोद सावंत पुरातत्व विभाग की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 1000 मंदिर टूटने का दावा कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि गोवा में तिसवाड़ी, बरदेज और सालसेट तालुका में सबसे ज्यादा मंदिर बर्बाद हुए। कुछ मंदिरों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री सनातन को उसका पुराना गौरव लौटाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए गोवा की बीजेपी सरकार ने अब इन मंदिरों को दोबारा से ऐतिहासिक स्वरूप में लाने का संकल्प लिया। इसके लिए पुर्तगालियों के शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए पहली बार 20 करोड़ का फंड भी जारी किया गया। गोवा सरकार की इस मुहिम का गोवा में असर दिखने लगा है। पुर्तगालियों ने गोवा में सनातन के हर एक निशान को मिटाने की कोशिश की। मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। ऐसा ही एक मंदिर है सप्तकोटेश्वर मंदिर, जिसे पुर्तगालियों ने तोड़ दिया था। लेकिन गोवा में बीजेपी सरकार ने इस मंदिर का पुराना गौरव वापस लाया। गोवा सरकार ने जिस सप्तकोटेश्वर मंदिर को फिर से चमका दिया, उसका पूरा इतिहास आपको बताता हूं। सप्तकोटेश्वर मंदिर भगवान परशुराम के आराध्य भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। इसे कोंकण क्षेत्र के भगवान शिव के 6 प्रमुख मंदिरों में एक माना जाता है। इस मंदिर का इतिहास कदम्ब राजवंश से जुड़ा है। गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मुताबिक 12वीं शताब्दी में सप्तकोटेश्वर कदम्ब राजाओं के आराध्य देवता थे। उस दौर के सोने के सिक्कों में भगवान सप्तकोटेश्वर के साथ राजा जयकेशी का भी उल्लेख मिलता है। मान्यता के अनुसार एक कदम्ब राजा ने अपनी शिव भक्त पत्नी के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को मिटाने की सबसे बड़ी कोशिश पुर्तगालियों के शासन के दौरान हुई। गोवा सरकार के पुरातत्व विभाग के मुताबिक साल 1540 में पुर्तगालियों ने मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। हालांकि स्थानीय नागरिक नारायण शेणवी सूर्य राव ने मंदिर के पवित्र शिवलिंग को वहां से चुपचाप निकालकर लतांबर सेम पहुंचा दिया। गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक उस वक्त लतांबर सेम इलाका पुर्तगालियों के कंट्रोल में नहीं था। साल 1668 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने गोवा के नार्वे में सप्तकोटेश्वर मंदिर की दोबारा स्थापना का आदेश दिया, जिसका उल्लेख मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखी शिला पर भी मिलता है। हालांकि अब गोवा में न सिर्फ मंदिरों को चमकाया जा रहा है, बल्कि राज्य के मंदिरों को नई पहचान दिलाने की मुहिम शुरू हुई। इसके लिए गोवा सरकार ने सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का भी आयोजन किया। इस कार्यक्रम में खुद राज्य के सीएम प्रमोद सावंत ने दावा किया कि जिस गोवा को लोग पहले सन, सैंड और सी देखने आते थे, उसी गोवा में अब देश विदेश से लोग भव्य और दिव्य मंदिरों के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। गोवा में सनातन के इतिहास को सामने लाने के लिए उन्होंने पिछले साल भगवान राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया, जो दुनिया में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस मूर्ति का निर्माण गोवा के 550 साल पुराने और सनातन से जुड़े हर बदलाव का गवाह रहे श्री संस्थान गोकरम पुर्तगाली जोवोत्तम मठ में किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने दुनिया को बताया था कि गोवा में सनातन को मिटाने के लिए किस तरह प्रयास हुए और गोवा के लोगों ने अपनी सनातनी पहचान को बनाए रखा। गोवा में भगवान परशुराम की भी एक भव्य मूर्ति बनाई गई। सनातन में भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है और उन्हें गोवा का जनक भी कहा जाता है। दक्षिण गोवा के पोइनगिनिम में भगवान परशुराम का एक ऐतिहासिक मंदिर है। मान्यता है कि इस जगह से भगवान परशुराम अपने धनुष, बाण और फरसे से एक नगर बसाए थे, जो आज गोवा के नाम से जाना जाता है। इसका महाभारत के खिलबाग हरिवंश पुराण में भी किया गया है जिक्र, जिसमें एक श्लोक है, त्वया सायक वेगेन क्षिप्तो भार्गव सागर इशुपातेन नगरम कृतम शूरपारकम तव्या।
मतलब कि आपने अपने बाण के वेग से समुद्र को पीछे धकेल दिया और जितनी दूरी में बाण गिरा समुद्र से उतनी ही भूमि लेकर वहां शूरपारक नगर का निर्माण किया गया, जिसे बाद में गोवा के नाम से पहचान मिली। गोवा में हिंदुओं पर अत्याचार की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया। कहा जाता है कि गोवा पर अधिकार करने के बाद पुर्तगालियों ने हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का भी अभियान शुरू किया और इसके लिए बाकायदा धार्मिक अदालतें लगा करती थी। पुर्तगालियों ने जो किया आपको उसके बारे में भी याद दिलाता हूं। 1560 में गोवा इंक्विजिशन अभियान शुरू हुआ। इंक्विजिशन का मतलब क्या होता है यह भी समझिए। इसमें बेहद क्रूर धार्मिक अदालत लगती थी और इसका मकसद हिंदू धर्म को दबाना था, कैथोलिक मान्यताओं को सख्ती से लागू करना था, मूर्ति पूजा को अपराध घोषित कर दिया गया, बड़े पैमाने पर हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। उस दौर में करीब 1000 मंदिर तोड़ दिए गए थे। पुर्तगालियों के कहर से वही मंदिर बचे जो घने जंगलों के बीच में बने हुए थे, तो वो बच गए किसी तरीके से। लेकिन गोवा का यह सनातनी इतिहास है और वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अभी तो समय कम बचा, नहीं तो आपको और बताता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गोवा में आपको सनातन प्रेमी होने के नाते भी देखने जानी चाहिए। बीच देखिए, पार्टी कीजिए, लेकिन यह इतिहास भी नहीं भूलना चाहिए। अब हमारा स्पेशल सेगमेंट ऐसा क्यों बॉस। आपने देखा होगा कि सड़क के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की तारों पर एक छोटा सा काले रंग का बॉक्स लटकता रहता है। यह बॉक्स क्या होता है सोचे कभी, और बिजली की तारों पर लटकता क्यों है? बिजली के तारों के साथ इंटरनेट के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भी जाता है। काला बॉक्स ऑप्टिकल फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, जिसे टिफिन बॉक्स भी कहते हैं। बॉक्स का काम ऑप्टिकल फाइबर केबल को व्यवस्थित रखना है। कनेक्शन टर्मिनेट करना हो या एक कनेक्शन को अलग अलग कनेक्शन की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो यही बॉक्स काम आता है। इसके अंदर फाइबर जॉइंट्स, कनेक्टर, स्प्लिटर और एक्स्ट्रा तार रखी जा सकते हैं। बॉक्स ऐसा होता है जिससे फाइबर ज्यादा मुड़े नहीं, ऐसा होने से सिग्नल लॉस बढ़ सकता है। फाइबर कनेक्शन को धूल, पानी, नमी और कीड़ों से बचाने के लिए बॉक्स को सील किया जाता है। बॉक्स की बॉडी मजबूत और किसी भी इंपैक्ट को झेलने के लायक होती है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में दिक्कत या नया कनेक्शन देना हो तो इस बॉक्स की जरूरत पड़ती है। हालांकि हर काला बॉक्स एक जैसा नहीं होता, उसका काम डिजाइन और टेलीकॉम नेटवर्क में उसकी जगह पर डिपेंड करता है। आपके घर का वाईफाई और इंटरनेट इसी ब्लैक बॉक्स की मदद से चलता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल बहुत पतली और नाजुक होती है। यह बॉक्स केबल को प्रोटेक्ट करता है। आज के लिए पाठशाला में इतना ही। जाते जाते नजर